अब उसके बाद देखिए क्या घटना घटी। राजा को क्या है, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश है, वो सारे के सारे परेशान हो गए। सारे के सारे जो राजा थे पड़ोसी देशों में वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें ये लगा कि देश की जनता अपने राजा को ऐसी सूली पे लटका रही है। आज फ्रांस की जनता कर रही है, कल को ऑस्ट्रिया का नंबर आएगा, उसके आगे प्रूसिया का नंबर आएगा, तो बाकी राजा क्या परेशान हो गए। तो जनता ये करने लगी, देख देख के तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा। तो आगे देखिए क्या घटना हुई है। तो उसके बाद देखिए जनता तो परेशान हो गई, सारी की सारी अड़ोसी पड़ोसी राजा सारे के सारे परेशान थे। अब देखिए उस समय ना अलग अलग लोकल जो इसके अंदर ना क्लब थे, सारे के सारे लोकल जो संस्थाएं थी सारी की सारी आपस में लड़ने लगी थी। इसमें मेन दो था। अब देखिए एक तो जैकोबिन क्लब है, एक तो ये था जिसमें रोबस्पियर भी था जैकोबिन क्लब में, और एक था जिरोंडियंस। कौन से थे? जिरोंडियंस। इनके बीच में अपने आप मतभेद हो गए, यानी ये इंटरनली अपने एक दूसरे से कटने लगे। एक बार इसको खोल लो, गर्मी थोड़ी सी आज ज़्यादा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ठीक है। कभी चक्कर आ जाए। दो संस्था थी, पहली कौन सी थी? जैकोबिन क्लब, दूसरे कौन थे? जिरोंडियंस। क्या नाम था इनका? जिरोंडियंस। इनके आपस में मतभेद हो गए, कटने लगे। और देखिए राजा को सूली पे लटकाने के कारण क्या है, देखिए सारे के सारे परेशान हुए थे ना पड़ोसी राजा। तो क्या किया, इंग्लैंड देश ने, स्पेन देश ने, हॉलैंड ने, जर्मनी तथा इटली ने फ्रांस पे अटैक कर दिया। सबने मिलके, सारे के सारे राजाओं ने यानी पड़ोसी देशों ने क्या कर दिया, मिलके किसके ऊपर अटैक कर दिया? फ्रांस पे। तो ये इतने देश, 4-5 देशों ने क्या फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि उनको डर था ना जनता ऐसा कर रही है, इनको सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो मेन कारण क्या, राजा के ऊपर, राजा को सूली पे लटकाया गया, इसलिए जनता ने क्या किया, इनके ऊपर अटैक किया। आगे देखिए फिर क्या हुआ। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पहले से युद्ध में लड़ रहे थे। इन्होंने तो पहले, इनसे तो पहले युद्ध चल रहा था ना, फ्रांस ऑस्ट्रिया और पर्सिया से पहले युद्ध कर रहा था। बाद में कौन से देश आ गए, कौन से आ गए? इंग्लैंड आ गया, स्पेन आ गया, हॉलैंड आ गया, इन्होंने भी अटैक कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, और देश के अंदर सिविल वार भी चल रहा था। सिविल वार का मतलब क्या, आपस में संस्थाएं लड़ रही थी, जैसे जैकोबिन क्लब है, जैसे जिरोंडियंस, आपस में भी लड़ रहे थे लोग, आपस में भी लड़ रहे थे। युद्ध किसके साथ था? ऑस्ट्रिया के साथ भी था, प्रूसिया ने भी अटैक कर रखा था, और जैसे सूली पर चढ़ाया इंग्लैंड है, स्पेन है, हॉलैंड है, जर्मनी और इटली ने फ्रांस पर अटैक किया। देखना कितनी बुरी हालत है फ्रांस की, कितने देशों से लड़ रहा है, बाहर से और अंदर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसी बुरी कंडीशन थी इस समय। और इस समय आगे देखिए ये सारी की सारी चीजों को दबाएंगे। ये अंदर जो सारे लड़ रहे हैं ना, एक बंदा आएगा आगे जाके, नेपोलियन। क्या आएगा? नेपोलियन। वो जितने सारे अंदर लड़ रहे हैं उनको शांत करेगा, और जितने ये सारे के सारे अटैक करने आए ना, इनको पीटेगा, वो इनको हराएगा। तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीत लिया था, इसमें आएगा वो सारा का सारा। तो नेपोलियन ने कैसे यूरोप को जीता? क्योंकि पहले तो अपने जो अंदर लड़ रहे हैं ना सबको शांत किया, मारा, खुद किंग बन गया। और आगे जाके क्या है, ये जो इंग्लैंड पे, इन्होंने फ्रांस पे अटैक किया था, सबको इन्होंने क्या कर दिया? दूर खदेड़ दिया। कहने का मतलब इनसे बदला लिया, इनको भगा भगा के पिटाई की। फिर आगे देखिए, कन्वेंशन क्या होगी, परेशान हो गई, और जल्द ही उन्होंने क्या, एक संविधान बना डाला। एक नया संविधान बनाया गया, उसको बोला गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793। एक संविधान बना था 1793 में, अब दूसरा फिर से बना दिया कन्वेंशन ने। तो इसके अंदर क्या है, 1793 का संविधान है, इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया राइट ऑफ द पब्लिक, यानी आम जनता है उसके अधिकारों को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। तो दोबारा फटाफट, ताकि जनता के ऊपर फिर से ये अटैक ना कर दे, या कोई देश के अंदर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने फिर से एक संविधान और बना दिया, फिर से चेंज कर दिया। समझे ना? पहला संविधान कब बना था? 1791 में। उससे पहले क्या बना था, याद है? वो धाराएं थी 17, क्या थी वो? 17 धाराएं थी, वो याद है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। फिर 1791 के अंदर बनाया, फिर क्या 1793 के अंदर बनाया। अब देखिए कन्वेंशन ने फटाफट संविधान बना दिया। और कन्वेंशन ने आगे क्या किया, कन्वेंशन सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया, दोबारा से सेना को तैयार किया, और विरोधी नेताओं को क्या, खत्म करो। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई कि जितने विरोधी नेता हैं सबको खत्म करो, एक दूसरे जितने भी विरोधी है अलग अलग, जैसे जिरोंडियन है, ज्यादातर इन्होंने क्या है, जिरोंडियंस को खत्म किया। और इसमें क्या है, रानी अंतवानेत था, उसको भी क्या कर दिया, सूली पे लटका दिया। ठीक है, रानी को भी इन्होंने क्या बाद में सूली लगा दिया, गिलोटिन्स करवा दिया। ठीक है, तो ये किसी ने करवाया, कन्वेंशन ने, नेशनल कन्वेंशन जो बनाई थी ना, उसने सारी की सारी चीजें की, संविधान बनाया, फिर बाद में क्या किया, अपोजिशन को खत्म करो और रानी को सूली पे लटका दिया। अब देखिए इसी के समय में घटना हुई थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे द राइन ऑफ द टेरर, आंतक का राज। क्या बोलेंगे, द राइन ऑफ द टेरर। राइन होता है शासन, क्या होता है, शासन, और टेरर क्या होता है, आंतक।
तो ये फ्रांस की क्रांति के अंदर ये एक मेन घटना थी, उसको बोला गया आंतक का राज। क्या बोला गया? आंतक का राज। तो आंतक का राज क्या था? इसमें देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था ये रोस्पेयर का था। किसका था? रोस्पेयर का। इसने क्या आंतक का राज की घटना की? रोस्पेयर ने इसने क्या किया? लगभग 100 दिनों तक तानाशाह की तरह रूल किया। यानी फ्रांस में लगभग 3 महीने यानी 100 दिन तानाशाह बन गया। कौन बन गया? रोस्पेयर। कौन बन गया? रोस्पेयर। उधर क्या देखिए, छोटे छोटे गुट थे ना, आपस में वही क्या देश की सरकार चला रहे थे, वो उसको मार रहा था, वो उसको मार रहा था। तो ये समय किसका आ गया? रोबस्पियर का आ गया। यानी जैकोबिन क्लब है या नेशनल कन्वेंशन, ये एक ही चीज थी। ठीक है, तो इसने क्या किया? रोबस्पियर ने 100 दिन तक तानाशाह बन गया, सारे के सारे चर्च उड़वा दिए इसने। समझ गए ना? जो चर्च थे इनके अपोजिट वाले थे, उसे जो चर्च थे उनके ऊपर क्या लोग लगा दिए। और इसने लगभग क्या किया? 10,000 जो जिरोंडियंस है ना, उनको क्या है? मौत की सजा, गुलेटिन करवा दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ना 2 अलग अलग गिलोटिन लगा दिया, हर रोज ऐसे लगाओ लगाओ, सूली लगाओ, सूली लगाओ, ऐसे नंबर लग रहा था। तो 10,000 जिरोंडियन से बड़े ये नफरत करते थे। अब हुआ क्या? इसकी पार्टी के नेता, ध्यान सुनिए, जो रोबस्पियर है ना, और भी नेता थे, जो नेता है ना ये भी डरने लगे इसी पार्टी के, और उनको ये लगने लगा कि तुम्हें ना फांसी लटका दे रोबस्पियर। तो इन्होंने क्या किया? एकदम क्या पीछे से रोबस्पियर को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं के लोगों ने क्या किया? इनको मौत का डर सताने लगा, ये भी डरने लगे। तो इन्होंने क्या किया? इसको क्या कर दिया? अरेस्ट कर लिया और रोबस्पियर को भी सूली पे चढ़ा दिया। बाद में रोबस्पियर को चढ़ा दिया। समझ गए ना? क्योंकि इनको पता चल गया था ना, नहीं रोबस्पियर इतना खतरनाक, किसी को नहीं छोड़ रहा, रानी को नहीं छोड़ रहा, जिरोंडियंस को नहीं छोड़ रहा, अब तुम्हारा भी नंबर आएगा। मौत का डर सता रहा था। तो बोले कि बड़ा खतरनाक आदमी, पहले इसको गिरफ्तार करो, इसको भी सूली पे चढ़ा दो। तो यहाँ पे इसको सूली पे चढ़ा दिया और ये आंतक का राज खत्म हो गया। जैसे रोबस्पियर की डेथ हुई तो आंतक का राज खत्म। तो ये घटना मानी जाती है आंतक का राज। क्या बोले इसको? आंतक का राज। तो फ्रांस की क्रांति में आंतक का राज था, लगभग 100 दिनों तक चला। इसमें रोबस्पियर ने क्या है, जितने भी नेता थे सबको क्या है, सूली पे गिलोटिन करवा दिया, गिलोटिन करवा दिया। फिर बाद में समझ में आ गया लोगों को कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, धीरे धीरे सबका आ रहा है, तो तुम्हारा नंबर ना आ जाए इससे पहले कि इसी को चढ़ा दो। हाँ, अरे समझ गए ना? जैसे कोई एक बंदा ना सबको मार रहा है, सबको मार रहा है, धीरे धीरे उसके साथ वालों को पता चल गया तुम्हें भी मारेगा, जिस दिन तुम बोलोगे तुम्हें सूली पे लटकाएगा। तो उन्होंने क्या किया? ये हमें लटकाया, इससे पहले इसी को लटकाया। जब मौत का डर होता ना, अब तेरे को कोई मारने आए तो पहले इसको मार देगा। जीना सभी चाहते हैं, तो मौत का, पैसे का, राजनीति का, दूसरी चीजों का, ये ऐसे ही चक्कर होता है कि कोई किसी को मार देते हैं। अशोक राजा, अशोक के बारे में जानते हो कहानी? अशोक राजा, अशोक ने कितने भाइयों को मारा राज के लिए? 100 भाइयों को। कितने? क्योंकि अशोक बिंबिसार का बेटा था और बिंबिसार राजा की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां थी और 16 पत्नियों के अलग अलग पुत्र थे। किसी के 4 थे, किसी के 2 थे, किसी के 5 थे। अब सारी पत्नियां चाहती कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने। समझ गई ना? तो अशोक ने क्या 4 सालों में 100 भाइयों को मरवाया। हाँ, फिर बाद में उसने एक युद्ध भी किया था, याद हो, जो कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है ना? हाँ, लाखों लोग उसमें मरे थे। तो बाद में उसने क्या किया? विपස්සना किया। उसने विपස්සना किया था, मेडिटेशन। वो उसने बड़ा दुख हुआ, वो इतना दुखी हो गया। एक बंदा बोला कि एक काम कर, बुद्ध की टेक्निक है विपස්සना मेडिटेशन, 10 दिन का कैंप लगता है, 10 या 15 दिन का है, इधर जयपुर के पास। हम जयपुर गए, वो बता रहे थे कि उधर ही अशोक ने 10 दिन का ध्यान किया था, 10 या 15 दिन का। तो उधर एक बंदा ले गया, वो दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया जीवन से कि मैंने बड़ा पाप किया है। तो उधर ले गया वो, उसने विपස්සना की 10-15 दिन। जैसे ही 10-15 दिन विपස්සना की, आदमी बदल गया, हिंसा का भाव खत्म हो गया, बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण कर लिया और उसकी टीचिंग को फैलाते गए, फैलाते गए, फैलाते गए, फैलाते गए। तो कहने का मतलब उसने अपना पूरा जीवन बदल लिया। उसका गुरु था नहीं? किसका? अशोक का नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका गुरु था, उसके दादा का गुरु था। ठीक है, वेरी गुड, समझा गया क्या। आगे देखिए फिर क्या हुआ। 1795 में नया संविधान बना गया, दोबारा से फिर से एक नया संविधान बनाया गया। ये डेमोक्रेसी को प्रेफर करता था, लोकतंत्र को, और इसमें सर्वोच्च अधिकार दिए गए डायरेक्टरी को। आगे चीजें फिर से बदल दी, अब अधिकार कन्वेंशन से कहाँ गया? डायरेक्टरी पे। कहाँ पे आ गया? डायरेक्टरी से। देखिए सिस्टम ना सही से नहीं चल रहा देश में, मार काट हो रही है, सिविल वार हो रहा है, फिर से कोशिश करते हैं, फिर कोई राज करता है, फिर कभी कन्वेंशन बनती है, कभी अलग अलग असेंबली बनती है। तो यहाँ पे क्या किया? कन्वेंशन को भंग कर दिया गया। कन्वेंशन ने अपने आप को भंग कर दिया और डायरेक्टरी
बोल दिया कि डायरेक्टरी देश पे राज करेगी। कौन करेगी? डायरेक्टरी। इसमें 5 व्यक्ति होते थे, 5 व्यक्ति रूल करते थे। 5 व्यक्ति क्या है, अपने हिसाब से रूल करेंगे, उसको बोला गया था डायरेक्टरी। क्या बोला गया? डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी ने क्या है 1795 से लेकर 99 तक राज किया, समझ गए ना। तो डायरेक्टरी ने कैसा राज किया होगा? ऐसे ही राज किया। फिर लोग परेशान हो गए डायरेक्टरी से। फिर आगे देखिए कन्वेंशन से क्या बन गया? डायरेक्टरी। क्या बन गया? डायरेक्टरी। आगे देखिए फिर क्या, लोगों ने विद्रोह कर दिया, फिर से प्रोटेस्ट किया, 1795 में डायरेक्टरी के खिलाफ में। और जनरल ब्रास थे, एक व्यक्ति था, ध्यान सुनिए। जनरल ब्रास का एक सहायक था नेपोलियन। क्या नाम था इसका? नेपोलियन। इसी का ये हेल्पर था। उसने सारे विद्रोह को रोक दिया। जो ये विद्रोह कर रहे थे ना बार बार, कोई भी अलग अलग संस्था आ रही उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो जितनी जनता विद्रोह कर रही थी, तो जनरल ब्रास का एक सहायक था नेपोलियन, उसने सारे विद्रोह को रोक दिया 1795 में। और बाद में उसको क्या जनरल नियुक्त कर दिया गया, आर्मी का क्या जनरल वगैरह बना दिया गया। धीरे धीरे उसकी पोस्टिंग होती गई नेपोलियन की। उसने सेना में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया अपने देश के अंदर। देश के अंदर जितनी उथल पथल मच रही थी, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, तो इसने रोक दी। किसने रोक दी? नेपोलियन ने। किसने रोक दी? नेपोलियन ने। और फिर उसने क्या किया, ध्यान सुनिए, 1795 में उसने स्पेन, प्रूसिया तथा हॉलैंड से सहायक संधि कर ली। यानी कहने का मतलब इनसे समझौता कर लिया जनरल बनने के बाद। किसने? नेपोलियन ने। तो इन देशों के साथ तो संधि कर ली, और पुर्तगाल और सैक्सनी जो राज्य उसको क्या करा दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। यानी देखिए ये आर्मी का जनरल बन गया, इसके हाथ में आर्मी की कमांड आ गई। तो क्या कर रहा था? कई लोगों को, विद्रोह को शांत कर रहा था, दूसरे देशों के साथ संधि कर रहा था, किसी को हरा रहा था। तो ये जनरल बन गया था इस समय डायरेक्टरी के बाद। और इसने क्या किया, ध्यान सुनिए, 1799 में डायरेक्टरी का रूल खत्म कर दिया। फिर डायरेक्टरी भी खत्म, समझे ना। इसने क्या कर दिया? डायरेक्टरी को भी खत्म कर दिया, और जो शासन है नेपोलियन ने अपने हाथों में ले लिया। कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, नेपोलियन यहां का राजा बन गया। कब की बात है ये? 1799 की। कब की बात है? 1799 की। और ये आके ही यहाँ का राजा बन गया। इसने लगभग 1815 तक क्या रूल किया। क्या किया? रूल किया। यानी 15-16 सालों तक दोबारा फिर से राजा बन गया। कौन बन गया? सम्राट घोषित कर दिया नेपोलियन। किसने? नेपोलियन। और नेपोलियन की हाइट थी 5 फुट 2 इंच। कितनी थी? 5 फुट 2 इंच। जब वो सेना में आया ना, लोग मजाक उड़ाते थे, ए छोटा है, नाटा है, या कुछ भी है, तू क्या करेगा। हंसते थे लोग कि ये क्या करेगा। और इसके जीवन के बारे में घटना भी है। इसने ना रसिया के ऊपर भी अटैक किया था। आगे नेपोलियन की राइज में पढ़ोगे, अभी तो नहीं है। अब देखिए नेपोलियन ने क्या किया, रूस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बोला। और उसकी जो राजा था रूस का, उसकी जो बेटी थी उसके साथ शादी करना चाहता था। वो बोला कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो बोला तू शादी तो कर ले, लेकिन लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जो बेटी ना वो लंबी तकड़ी, क्योंकि रूस की महिला खूब लंबी तकड़ी होती है, तू है 5 फुट 2 इंच का, अरे शादी तो कर दी। उसके बाप ने, जो राजकुमार है, बोला कि शादी तो कर देंगे यार, कोई बात नहीं, तू राजा है, तू अड़बाद ना कर दे, अटैक ना कर दे, डर लगता है, शादी तो कर देंगे, लेकिन तू अनुमान देख, तू 5 फुट 2 इंच का, ये लड़की 6.5 फुट की, तेरी औकात देख। उसको गुस्सा आ गया, बोले वाजा काम कर दिया। फिर बोला कि हम राजघराने में शादी करते हैं, राजघराने में जो हमारे वंशज जाते, तू राजघराने का नहीं, पता नहीं कहाँ का, किसका नस्ल है, का नात है, किसकी औलाद है, क्योंकि ऐसे आया था ना ये सेना के अंदर, ये कोई राजघराने का थोड़ी था। नेपोलियन ऐसे आया था, ऐसे उदय हो गया था। जहाँ पे समस्या पनपी, देखिए जिस देश में जहाँ पे समस्या आती है तो अपने आप पे कोई ना कोई नेता निकल के आता है। किसी भी देश में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो लीडरशिप अपने आप आएगा, क्योंकि उस समस्या का हल दिलाने के लिए। कभी भी देखना, चाहे भारत की बात करें, चाहे दुनिया की बात करें, जैसे जर्मनी में समस्या पैदा हुई तो हिटलर पैदा हो गया, मुसोलिनी पैदा हुए, भारत में गांधी पैदा हुए, समस्या थी तभी ना। अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला पैदा हुए। जहां समस्या, देश में एक बार समस्या आई थी, मोदी आ गया। जहां पे जो समस्या होती, सच्चाई है, कांग्रेस इतनी दिक्कत आ गई थी, लोग बड़े परेशान हो गए, फिर मोदी का राइज आ गया। तो जिस देश में जैसी समस्या होती तो नेता निकल के आते हैं, हीरो निकल के आते हैं। तो इधर यहाँ पे फ्रांस में इतनी समस्या थी तो ये निकल के आया। फिर उसके बाप ने कहा, रूस के जो राजा थे, कि हम राजघराने में शादी करते हैं, तुम पता नहीं कौन है, फिर भी तुम राजा बन गया, कर देते हैं। उसने क्या किया, इस अपमान का बदला लेने के लिए वो दिखाना चाहता कि रूस को, मैं कितनी मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट से मत मापो, मेरी औकात देखना। उसने क्या, रूस पे अटैक किया था, यानी पूरे यूरोप को जीत लिया था नेपोलियन ने। सबको बता रहा था तुम मेरी हाइट से देखते हो,
फिर उसका अटैक देखते थे कितना खतरनाक होता था। फिर उसने गलती की थी, रूस पे अटैक किया था। कहाँ पे किया था? रूस। और रूस में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, एक बार तो हिटलर ने भी यही गलती की थी, वो तुमने हिटलर का पढ़ा होगा। हिटलर ने भी सेम यही गलती की थी, रूस में घुस गया था। और इसने भी यही गलती की, नेपोलियन इससे पहले गलती की। वो बोले आओ आओ आने दो, अंदर आ गया, साइबेरिया में घुस गया और वहाँ पे इतनी ठंड -40 डिग्री, तो सारे फौजी वगैरह मार गए। जहाँ रूस में घुस गया उसके बाद में पतन शुरू, उसके बाद में पतन शुरू। एक चीज़, एक बार तो राइज होता है नेपोलियन का, उदय होता है, जितना तेजी से चढ़ा उतना ही तेजी से गिरा। नेपोलियन की चढ़ाई इतनी हुई ना, पूरा यूरोप में तांडव मचा दिया, पूरा अंत तक नेपोलियन पूरे यूरोप को जीत लिया। फिर धड़ा, कहने का मतलब धड़ाम देसी गिरा एकदम। तो अगला चैप्टर हम यही करेंगे, इसी से रिलेटेड है, राइज ऑफ नेपोलियन एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का उदय और पतन बोल सकते हैं आप। और उसी की वजह देखिए क्या हुआ, इसका लिंक देखिए क्या। नेपोलियन का उदय हुआ, फ्रांस में घटनाएं हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो कोल्ड वार हुआ, कोल्ड वार हुआ तो ये घटना चल रही, सब चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे से। कोल्ड वार चला 45 सालों तक। मेन क्रांति यहाँ खत्म हो गई है बस। अब नेपोलियन की बात आएगी, ये क्रांति खत्म है, आगे नेपोलियन का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, इसी की वजह से हुआ। तो इसीलिए बोला जाता ना, ये क्रांति 1789 से लेकर 99 तक चली। बाद में सब चीज़ों को उसने क्या कर दिया, शांत कर दिया, एकदम चढ़ाई गई, फिर बाद में जाके उसका पतन हो गया। ठीक है। और शुरुआत किससे हुई थी? लुई 16 से। किसे? लुई 16 को हटाया था, लुई 16 को हटाया था ना राजा को, फिर बाद में एक फिर से सम्राट बन गया अपने आप। तो जहाँ से शुरू हुई बात उधर ही आके खत्म हो गई। आगे देखिए फिर से क्या हुआ। अब रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति, इसके प्रभाव क्या पड़े, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना इसमें। पहला तो क्या हुआ, एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, क्या होता है? सामंत, यानी सामंती व्यवस्था। जो सामंती व्यवस्था होती थी यूरोप के अंदर, उसका अंत हो गया। समझे ना? सामंती व्यवस्था का मतलब क्या था? राजा होता था, राजा जो सारी की सारी जमीन है किनको देता था? सामंत को। सामंत दो तरह के होते थे, बड़े सामंत, छोटे सामंत। बड़े सामंत जो जमीन है छोटे सामंत को देते थे और लोगों से खेती वगैरह करवाते थे। तो लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। कहने का मतलब उनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो यूरोप में किसका अंत हो गया? सामंती व्यवस्था का। किसका अंत हो गया? सामंती व्यवस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूडल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए, पहले तो फ्रांस में हुआ, कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ, फिर बाकी अलग अलग देशों में भी हुआ। जैसे फ्रांस में हुआ सामंत व्यवस्था का अंत, फिर दूसरे देशों में, तो उसकी वजह से जो सामंती व्यवस्था थी उसका क्या हो गया? अंत हो गया। सेकंड देखिए, राइज ऑफ द सेकुलर स्टेट। जो सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है, कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा तो उसका क्या हुआ? राइज हुआ। इससे पहले क्या है, जो राजा होता था ना, राजा का जो धर्म होता था, सुनिए, जिस धर्म को राजा मानता था उसी को जनता के ऊपर लागू कर देता था। सपोज कीजिए राजा कोई कैथोलिक है तो जनता को क्या मानना था? कैथोलिक। राजा कोई प्रोटेस्टेंट है तो जनता को प्रोटेस्टेंट। राजा कोई इस्लाम मानता है तो सबको इस्लाम मानना पड़ता था। जैसे राजा का धर्म होता था वैसे जनता को मानना पड़ता था। लोगों को अपनी धार्मिक आज़ादी नहीं थी, उपासना करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ये सारी की सारी राजा के ये अधिकार है, जैसे जैसे खत्म हो गए तो सबको सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया गया। अपनी धार्मिक उपासना, अपनी जो पूजा करने का सबको अधिकार दिया, कोई धर्म को माने कोई ना माने, तो ये आज़ादी मिली, तो सेकुलर स्टेट का जन्म हो गया। आगे बात सुनिए, पहला क्या हुआ बताइए? एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। सेकंड क्या हुआ? राइज ऑफ द सेकुलर स्टेट। आगे देखिए फिर क्या? नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना पनपी। राष्ट्रवाद, देखिए फ्रांस से राष्ट्रवाद की भावना आई और उसके बाद में ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। समझ गए ना? फ्रांस के बाद कहाँ फैल गई? जैसे रूसिया में फैल गई, जर्मनी बन गया, फिर इटली बन गया, तो अलग अलग देश बनते रहे। तो उसी को देख के क्या है, भारत दुनिया के बाकी देशों में, जैसे इंडिया में है, अलग देशों में श्रीलंका में है, बाकी दुनिया के जितने देशों ने क्या है, राष्ट्रवाद की भावना। जैसे कोई एक बंदा ना स्कूटी ले आया, देखे ना, स्कूटी ले आया तो दूसरा भी ले आया, तीसरा भी ले आया स्कूटी, अगला भी ले आया, अगला भी ले आया, अगला सारे ले आया ना। एक स्कूटी लाया तो सबके अंदर भावना जगी कि देखो ये लड़की चला रही है, लड़का चला रहा है। अरे कोई चीज़ देख देख के होती ना, तो इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, तो उसको देख के पूरे यूरोप में और दुनिया में क्या है, राष्ट्रवाद की भावना। भारत में कहाँ से आई थी? इसी की क्रांति से। हमने पढ़ा था ना लेसन 9th क्लास में,
तो फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, तो इससे जो नेशनलिज्म है, लेसन नंबर 3 है, 4 है, 5, उसमें है ना राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी और उदारवादी, उसमें यही ना पढ़ाया था। तो इनसे क्या है, सब दुनिया के अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की भावना की, हमारा भी एक देश होगा, हमारा भी क्या होगा, एक है देश होगा, हम भी हमारे देश के ऊपर हमारे अकॉर्डिंग रूल करेंगे, तो राष्ट्रवाद की भावना जन्मी। फिर आगे देखिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आया, यानी राजनीति का योगदान। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान। राजनीति का क्या योगदान रहा, इसमें देखिए जो राजा है पहले अपने आप को ईश्वर घोषित कर देता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर के समान है। लोगों ने इस भावना को कट कर दिया कि राजा ईश्वर के समान नहीं है। दूसरा क्या, लोगों ने संप्रभुता, सोवर्निटी को जन्म दिया। कहने का मतलब क्या, संप्रभुता को मानने लगे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, हमारे देश में, सुनिए, हमारे देश में क्या, हम जनता जितने लोग रह रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, रूल करेंगे, कोई राजा या रानी हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा। संप्रभुता समझ गए ना, अपने देश में रहने वाले लोग, अपने एरिया में रहने वाले लोग खुद अपना रूल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। क्या बोलते हैं, संप्रभुता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोवर्निटी। क्या बोलते हैं, सोवर्निटी। भारत कैसा कंट्री है, सोवरन। कैसा है, सोवरन, क्योंकि भारत के अंदर ही जितने लोग रहते हैं ना वही राज करते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी बनाते, तो यही चीज है। तो ये इस चीज की भावना है। तो पॉलिटिकल कन्वेंशन आ गया, और इसके बाद में राजनीतिक दल बन गए। क्या बन गए, राजनीतिक दल। अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। तो इसी की वजह से ही ये देन है इसी की। फिर आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल पब्लिक, यानी आम जनता ना, आम जनता, उसके महत्व के ऊपर बल दिया गया। पहले आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी, उसके जो विचार है, उसकी जो शक्ति है, उसकी बातों को आगे रखा गया दुनिया के अंदर। पहले आम जनता है, उसके ओपिनियन को कोई नहीं पूछता था। अब क्या, आम जनता के जो विचार है, उनकी जो आज़ादी है, उन चीज़ों को आगे रखा गया, यानी जनता की वैल्यू हो गई। किसकी हो गई, जनता की वैल्यू। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक। उसके बाद में राइज ऑफ द सोशलिज्म, समाजवाद का उदय हुआ। किसका हुआ, समाजवाद का। समाजवाद का मतलब क्या, सारे के सारे लोग क्या है, बराबर है, समझ गए ना। इसमें क्या है, सब कानून सबके लिए एक है, सारे लोग देश के बराबर है, कानून सबके लिए एक है, और देश कोई भी सरकार काम करेगी लोगों को देख के करेगी, समाज को देख के करेगी। जो भी काम करेगी फायदा ऐसा हो कि समाज को फायदा हो। पहले समाज को प्रायोरिटी दी, तो इससे किसका जन्म हो गया, समाजवाद का। किसके होगा, समाजवाद, यानी सोशलिज्म का जन्म हो गया। उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, आप बोल सकते हो लिबर्टी। इक्वलिटी, समता, समानता। इक्वलिटी यानी समानता या समता का। और फ्रेटर्निटी क्या था, भाईचारा। क्या था, भाईचारा। आपस में जो लोग हैं ना, भाईचारा के अकॉर्डिंग क्या सब मिलके क्या है, उन्होंने क्रांति की। से भारत में भी हिंदू मुसलमानों ने, सब लोगों ने क्या, जनता है, मजदूर है, महिलाएं है, अमीर है, गरीब, सब ने क्या लड़ाई की, तो वो भाईचारा बढ़ गया। तो ये भाईचारे की भावना, इक्वलिटी की भावना, लिबर्टी की भावना, इसका भी जन्म हुआ फ्रांस की क्रांति से। तो भारत के संविधान में तुमने अगर पढ़ा है, जो स्टार्टिंग में आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्रीम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीम्बल। तो उसमें लिखा होता है लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो ये किसकी देन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। किसकी देन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो यहाँ से क्रांति हुई तो सारी की सारी चीजें दुनिया में फैल गई, और बाकी देशों में क्या है, ये क्रांति होती रही।